नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद हर रोज की तरह आपके समक्ष हाजिर होता हूं सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आज हम डेली की तरह ग्रामीण परिवेश की क्लास आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें हमने नई यूनिट स्टार्ट की है कृषि। इससे पहले की हमारी क्लास जिसने भी नहीं देखी वो देख सकते हैं और साथ साथ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है कृषि। हम एक या दो क्लास में आपको कृषि को पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा इसमें जो टॉपिक है वो विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट है। कुछ दिन से आपके लिए जनरल हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और कल से मैथमेटिक्स की क्लास भी कंटिन्यूसली, और करंट की तो चल ही रही है दोस्तों। तो आज हम आपको कृषि से रिलेटेड पढ़ाने जा रहे हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे। कृषि में हम सबसे पहले आपके लिए डिस्कशन करेंगे दोस्तों कृषि शब्दावलियों का। टर्मिनोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर क्या होती है? टर्मिनोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो फसलें मतलब जो शब्दावली होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बस आप क्या करिए, कॉपी पेंसिल हाथ में लो, या और लिख नहीं पाओ तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हो। तो देखो, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं कृषि शब्दावली में, वो सबसे पहले आपको फसल के बारे में बताना चाहते हैं। दो शब्द होते हैं, एक फसल और एक फसलोत्पादन। एक फसल होता है और एक फसलोत्पादन। जैसा कि आप फसल जानते ही हो कि एक भाई निश्चित क्षेत्र होगा, और वो क्षेत्र कोई शहरी क्षेत्र नहीं होगा, ना ही गांव का क्षेत्र होगा, वो कृषि का क्षेत्र होगा, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की जैसे फल है, अनाज है, सब्जियां हैं या अन्य खाद्यान्न हैं, उनका क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। उसी को हम बोलते हैं दोस्तों फसल। ये फसल कोई एक विशेष प्रकार की नहीं होगी, बहुत सारी फसलें होती हैं इसमें। जैसे गेहूं की फसल खाद्यान्न फसल है, जैसे कपास की फसल ये नकदी फसल है, तिलहन, दलहन, ये सभी क्या होती हैं? फसलें होती हैं। ये सब इनमें समेट कर रह जाती हैं खाद्यान्न में। तो आपको फसल में क्या समझ में आया? आपको फसल में ये समझ में आया कि भाई एक छोटे या बड़े किसी विशेष कृषि क्षेत्र पर जो भी फल, सब्जियां और तो और अनाज उगाए जाते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है, उन्हीं को हम फसल कहते हैं दोस्तों। उसके बाद फसलोत्पादन क्या होता है? तो जहां हम फसलों का अध्ययन करते हैं, बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फसलों का अध्ययन करते हैं, उसी को फसलोत्पादन कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं इसे। और ये कौन सा विज्ञान होता है? ये सस्य विज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत क्रॉप्स की स्टडी की जाती है और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स की स्टडी की जाती है, फसलों के उत्पादन की स्टडी की जाती है। उसी को हम सस्य विज्ञान कहते हैं, एग्रोनॉमी। अंग्रेजी में इसका टर्म होता है दोस्तों एग्रोनॉमी। इसके बारे में सबसे पहले, या इसके जनक की बात करूं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में, तो आपको बताना है फादर ऑफ एग्रोनॉमी का मतलब है पीटर डेंकेसजी। ये अंग्रेज हैं, पीटर डेंकेसजी, इस नाम को आप याद रखना। तो बस एग्रोनॉमी में क्या होता है? फसलों उत्पादन का अध्ययन होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एक एक वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो भारत में ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। और ऋतु कौन सी? फसल ऋतु, क्रॉप सीजन। जैसा कि जब हम भारत में क्रॉप सीजन के बारे में बात करते हैं तो ये तीन होते हैं। एक तो होता है दोस्तों रबी का, एक खरीफ का और एक जायद का। जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे कि भाई एक रबी का है, एक खरीफ का है और एक किसका है? जायद का है। तीनों में अपने हिसाब से अलग अलग बातें हैं। जैसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा, कहीं क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है, फसली वर्ष क्या होता है? तो भारत की बात कर रहा हूं मैं। भारत में फसली वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है फसली वर्ष। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब देखो, हमने फसल ऋतुओं को 3 भाग में बांट दिया, रबी, खरीफ और जायद। बस थोड़ा थोड़ा सा इनमें पढ़ लेते हैं। जैसे मैं रबी फसल की बात करता हूं, रबी की ऋतु की बात करता हूं, तो इसमें जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है।
जैसे जैसे ठंड हल्का सा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ये फसलें उगना स्टार्ट हो जाती हैं। कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में होती है। तो इसका टर्म भी काफी लंबा है भाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 5-6 महीने का इसका क्या होता है? टर्म होता है। लंबे समय की फसलें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? गेहूं है, जौ है, जई है, मटर है, सरसों है, मसूर है, चना है, और तो और आलू भी इसमें होता है। और दोस्तों आलू के साथ साथ आप बरसीम पढ़ते होंगे, बरसीम, तो बरसीम भी इसी में आता है रबी फसल में। क्या समझे रबी फसल में आप? कि भाई अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। लगभग 5 से 6 महीने इसका क्या होता है? अवधि काल होता है। बहुत महत्वपूर्ण फसलें होती हैं, गेहूं, जौ, जई, मटर, सरसों, मसूर, चना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? खरीफ फसलें। तो इसका भी बुआई का वर्ष की मैं बात करूं तो ये गर्म मौसम में बोई जाती है, जून और जुलाई के महीने में। कब? जून और जुलाई के महीने में ये बोई जाती है। काटने की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ज्यादा टाइम नहीं, ये होती है 3 से 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बीच इसका अवधिकाल होता है। इसमें जैसे धान है, बाजरा है, मक्का है, उड़द है, तिल है, इस तरह की फसल जो आती हैं वो खरीफ की फसल कही जाती है। आप क्या समझे कि भाई खरीफ की फसल जो है वो जून और जुलाई में बोई जाती है। इसे काटने की जो अवधि होती है वो सितंबर और अक्टूबर में होती है। कौन कौन सी होती हैं? कि भाई इसमें धान होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है, उड़द होता है, तिल होते हैं। ये सब किस में आते हैं? खरीफ में आते हैं। तो 2 हमने पढ़ लिया, रबी को भी पढ़ लिया, खरीफ को भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई? जायद को पढ़ लेंगे। जायद की फसल कब बोई जाती है? तो ये मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और मई और जून के अंत में क्या कर ली जाती है? इसे काटा जाता है। मई और जून, वैसे यहाँ जून लिख रहा है लेकिन आप मई जून कह सकते हो। मई जून के अंत में ये क्या की जाती है? कटाई की जाती है। जैसे उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, रसीली फसलें इसी में आती हैं। खीरा, ककड़ी, ज्यादातर जो खीरा और मैं तरबूज की बात करूं तो ये एसिड जो सॉइल होती है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये अम्लीय मृदा में बोया जाता है। चारा भी इसके अंतर्गत आता है। चारा, पशुओं का जो चारा होता है वो भी इसके अंतर्गत। आपको पता चल गई ना फसली वर्ष कब होता है हमारा? फसली वर्ष होता है दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून। याद रखना इस चीज को, फसली वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। इसीलिए फोकस कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके लेखपाल के एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाला है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? देखो ये पढ़ते हैं उसके बाद हम कि भाई भारत में खेती के प्रकार क्या हैं। भारत में या ऑल ओवर में मान के चलो तो खेती के प्रकार क्या हैं? तो विभिन्न विभिन्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होती हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे, मैं विशिष्ट कृषि की बात कर रहा हूं। विशिष्ट कृषि का मतलब होता है कि भाई ऐसी फसल जो केवल एक ही बोई जाती है, बार बार उसी एक ही फसल को बोलते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि भाई बाजार के लिए उस फसल को तैयार करना, बाजार के लिए उस फसल को तैयार करना। इसका मतलब क्या है कि वो अर्थव्यवस्था पर ज्यादा निर्भर होगी। भाई किसान के लिए वो अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन होगी और होगी ही होगी। जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे हो, किसान अपनी आय का लगभग 50% से अधिक इसी खेती से प्राप्त करता है। कम से कम 50% अपना उसे किससे चाहिए? विशिष्ट प्रकार की खेती से चाहिए। कहां ले जाएगा इसे? बाजार में ले जाएगा। वहां से भाई इकोनॉमिक रूप से क्या करेगा? लाभ कमाएगा वो अपना। तो ऐसी खेती को स्पेसिफिक फार्मिंग कहते हैं। क्या आता है इसमें भाई? कहवा आता है, इसमें गन्ना आता है, चाय आती है, रबड़ आती है। एक प्रकार से नगदी फसलें भी इसी तरीके से होती हैं। आगे आएंगी, समझाएंगे उसे। अब क्या देख रहे हो आप? अब मिश्रित खेती। तो ये मिश्रित खेती का क्या मतलब है भाई? कुछ मतलब नहीं है इसका। इसका सीधा सीधा मतलब एक ही है कि खेती भी करिए और पशु भी पालिए, मतलब डेयरी उद्योग भी चलाइए। आप खेती भी करिए और डेयरी उद्योग भी चलाइए। इसी को मिश्रित खेती कहते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, फसल का उत्पादन भी किया जाता है इसके अंदर और पशुपालन और डेयरी को भी इसके अंतर्गत लाया जाता है। कह रहे भाई ये कुल आय का, इसमें जो हिस्सेदारी होती है वो 10% होती है। किसकी कुल आय का? किसान की कुल आय का। क्योंकि खेती कौन करेगा? किसान करेगा ना। तो किसान की कम से कम 10% आय का स्रोत जो होती है वो क्या होती है? मिश्रित खेती होती है, जिसमें आप डेयरी पालन, पशुपालन कर सकते हो, डेयरी उद्योग खोल सकते हो, जिसमें आप फसलों को भी उगा सकते हो, उसका उत्पादन कर सकते हो। क्षेत्र देखो तो ये पश्चिमी यूरोप में, उत्तर पश्चिमी अमेरिका में और पंपास का जो क्षेत्र है, अर्जेंटीना वगैरह, दक्षिणी अमेरिका, वहां भी इस प्रकार की खेती की जाती है।
कुल खेती का 10% इसमें देखा जाता है। अब क्या देख रहे हैं आप, तो भाई रैंचिंग खेती, रैंचिंग जो शब्द आया है ना दोस्तों, ये रेंचर शब्द से आया है। रेंचर शब्द का मतलब होता है भेड़ बकरी रखने वाले लोग। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह में जो लोग भेड़ बकरी रखते हैं उन्हीं को रेंचर कहते हैं। फिर रैंचिंग खेती का क्या मतलब है कि भाई इसमें सिंपल सी बात है, ना तो इसमें आप जुताई करोगे, ऐसी खेती ना तो इसमें जुताई होती, ना ही गुड़ाई होती, ना ही निराई होती। उसमें ध्यान रखना, देखो साफ लिख रखा है, ना गुड़ाई होगी, ना बुआई होगी, ना जुताई होगी। फिर क्या होगा कि भाई प्राकृतिक वनस्पति पे ही क्या करोगे, गाय और बकरी को चरवा दोगे, ऊपर से क्या हो जाएगी, वो उगना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं रैंचिंग कृषि। भारत में ये कहाँ मिलेगी, जो भी हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं वहीं मिलेगी ये रैंचिंग कृषि। और भी कई देशों में मिलेगी, तिब्बत में ये मिलेगी, अमेरिका में ये मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया में भी ये मिलेगी। इसका रैंचिंग का मतलब क्या हो गया, रैंचिंग शब्द रेंचर से लिया गया, याद रखना आप, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना। बहुप्रकार का मतलब ही समझते हो भाई, बहुत प्रकार की मतलब आमदनी के स्रोत के लिए कई फसलों पर जब किसान निर्भर रहता है उसे बहुप्रकारीय खेती कहते हैं। बहुप्रकार मतलब एक से ज्यादा फसल, सिंपल सी बात है। तो कई फसलों, आप यहां देख रहे हो ना, कई फसलों, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर बोर्ड पर आपसे कट रही होगी क्लास तो देखो अब नहीं कट रही होगी। तो बस जोत की आमदनी का 50% से कम इस खेती से क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, उसी को हम बहुप्रकारीय खेती कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, शुष्क खेती, बस यहां वर्षा कम होगी भाई वहीं पर शुष्क खेती की जाएगी। कहां की जाएगी, जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ध्यान रखना, वहां पर ड्राई फार्मिंग की जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये तो भाई ऐसी खेती होगी जहां पर सिंचाई भी नहीं होगी, भाई सिंचाई नहीं होगी, यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सिंचाई तो नालियों के माध्यम से की जाती है ना, नहरों के माध्यम से की जाती है, जहाँ पानी पर्याप्तता होती है। जैसे धान की खेती सिंचाई के माध्यम से की जाती है, गेहूं की खेती सिंचाई के माध्यम से की जाती है, जोजई की खेती सिंचाई के माध्यम से की जाती है। तो ये तो भाई ऐसी खेती होगी जहां पर सिंचाई का प्रयोग नहीं किया जाता होगा, पानी को बचाने की कोशिश की जाती होगी, पानी की सुरक्षा की कोशिश की जाती होगी। तो देखो भूमि पर पानी का अधिकतम मात्रा में सुरक्षा करने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है, और इसमें सिंचाई का प्रयोग नहीं होता। ऐसी कृषि को क्या बोलते हैं, ऐसी कृषि को दोस्तों ड्राई फार्मिंग बोलते हैं, शुष्क कृषि बोलते हैं। देखो आगे कृषि प्रणाली, कुछ कृषि प्रणाली देख लेते हैं खेती के बाद। तो एकल प्रणाली, ठीक है ना, इसे मोनोकल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोकल्चर। क्या बोलते हैं इसे, मोनोकल्चर। मतलब एक ही खेत पर फसल की बारंबारता, मतलब एक ही खेत है उस पर बार बार वही फसल उगा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एकल कृषि, मोनोकल्चर। पश्चिम बंगाल में आपने देखा भी होगा बार बार हर साल धान ही बो रहे हैं। पंजाब वाले क्षेत्र में आपने देखा होगा हर बार धान ही बो रहे हैं, धान ही बो रहे हैं, धान ही बो रहे हैं, मतलब चावल ही बोया जा रहा है। ऐसी खेती को बोलते हैं एकल कृषि। तो ये ज्यादा बढ़िया नहीं होती, ये संपोषणीय नहीं होती, सस्टेनेबल नहीं होती, या संपोषणीय कृषि होती है, आप देख रहे होंगे यहाँ। अब इसमें क्या होगा, मिट्टी की जो उर्वरता होगी बहुत जल्दी से कम होगी। जैसे कि हम अपने हरित प्रदेशों में देख रहे हैं, पंजाब वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र, यहाँ पे भूमि की उर्वरता धीरे धीरे क्या हो रही है, गिरती चली जा रही है। देखो लगातार चावल की खेती या पश्चिम बंगाल में, यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है। इसी के साथ यहाँ पे एक और नाम लिया जाता है जिसे हम मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग। वो अलग चीज है, मोनोक्रॉपिंग जो कह रहा हूं मैं वो अलग चीज है। मोनोक्रॉपिंग याद रखना, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है खेत में एक साल में केवल एक बार फसल बोना, बस आप याद रखना। मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग में अंतर है। मोनोक्रॉपिंग का मतलब है खेत में केवल एक बार फसल का उत्पादन करना, उसे बोलते हैं एक फसली कृषि। क्या बोलते हैं, एक फसली कृषि। उसके बाद देखो काश्तकारी कृषि, बस इसमें क्या है, किसान का राज्य के साथ सीधा क्या होता है, संबंध होता है काश्तकारी में, और किसान स्वयं उस भूमि का मालिक होता है, उस पर उसकी स्थायी पैतृक का अधिकार होता है, उस पर उसके हस्तांतरण का भी अधिकार होता है। बस वो राज्य को क्या देता है, माल गुजारी देता है। क्या देता है, राज्य को माल गुजारी देता है, बस जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस पर किसान कैसे कृषि करेगा कैसे नहीं करेगा, इसमें किसान की मर्जी चलेगी, वो अपनी मर्जी से करेगा। क्या काश्तकारी कृषि भारत में प्रचलित है, बिल्कुल प्रचलित है, भारत में भी ये होती है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट है राजकीय कृषि। राजकीय मतलब सरकार की जमीन, भाई सरकार की जमीन पर जो खेती की जाती है उसे राजकीय खेती कहते हैं। तो जो सरकार योजना बनाती है ना, उसी आधार पर किसान क्या करेगा, उसमें खेती करेगा। बस
जो मजदूर उसमें काम करेंगे प्रतिदिन के हिसाब से उनको दिहाड़ी मजदूरी दे दी जाएगी सरकार की जमीन पर जो काम करेंगे। तो बस फर्क इतना है इसमें कि राज्य की तरफ से यहाँ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। कोई रिसर्च से संबंधित काम आपको कृषि में करना है, सरकार की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, अच्छे बीज मिलेंगे सरकार की तरफ से, और आपके प्रदर्शन को सरकार द्वारा पुरस्कार या अवार्ड के माध्यम से बार बार क्या किया जाएगा, सराहना की जाएगी उसकी। नेक्स्ट, पूंजीवादी कृषि। तो बस पूंजीवादी से ही आप समझ लो, जो पूंजीपति होते हैं वो अपनी निजी जमीन खरीद लेते हैं, बड़े बड़े फार्म खरीद लेते हैं, उसमें करवाते हैं इस कृषि को। तो ऑब्वियस बात है पूंजीवादी हैं, पैसे का कोई कमी नहीं होगी उन पर। तो आधुनिक तकनीकी के आधार पर ये खेती क्या की जाती है, आधुनिक तकनीकी का इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इस खेती में आधुनिक तकनीकी का, और मजदूर लगाए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ तो होगी नहीं ना ज्यादा बड़ी मात्रा में, कहाँ पे होगी ये, अरे भाई ये पूंजीवादी देश हैं उन्हीं में होगी ना, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ऐसे देशों में होगी ये खेती। तो आप इस चीज को भी याद रखना। दूसरी बात आगे है झूम खेती। झूम बराबर झूम, गाना सुना होगा आपने। झूम मतलब घूमना फिरना। तो ये जो झूम खेती होती है ना दोस्तों, इसे काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं, काटो जलाओ, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं उनको आदिवासी लोग काट देते हैं। आदिम कृषि, आदिम लोग जो जंगलों में रहते हैं वो लोग करते हैं इसको। भारत में ये पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा होती है, वैसे तो आंध्र प्रदेश में भी होती है, केरल के क्षेत्र में भी होती है, वो हम सब बताएंगे आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक खेती होती है उसे काट दिया जाता है और वहां पर बार बार कृषि की जाती है, काट करके जला दिया जाता है, और जब तक कृषि की जाती है जब तक वहां की उर्वरता खत्म नहीं हो जाती। और जैसे ही वहां की उर्वरता खत्म हो जाती है, आगे किसी दूसरे क्षेत्र में क्या कर देते हैं, इसे स्थानांतरित कर देते हैं कि भाई अब हमें क्या करना है, आगे किसी खेत में खेती को करना है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई खेत है बड़ा, अभी जंगल के इस क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, 3-4 साल में इसे बंजर कर दिया, फिर आगे बढ़ गए हम करने के लिए, फिर ये 3-4 साल में बंजर कर दिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर बंजर कर दिया, फिर आगे बढ़ गए, घूम फिर के फिर यहाँ पे आ जाते हैं 10-20-50 साल में फिर से राउंड इसी क्षेत्र में। तो इसी को बोलते हैं काटो और जलाओ खेती, झूम खेती। विभिन्न जगह विभिन्न विभिन्न नाम है, चलवासी कृषि, स्थानांतरित कृषि, भारत में ही बोलते हैं। नाम याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। चाइना इसे श्रीलंका में बोला जाता है धूम खेती को, मलेशिया में इसे लदांग बोला जाता है, वियतनाम में रे आप सुन देख भी रहे होगे, रे, ठीक है ना। एक जनजाति है जिसका नाम है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति ज्यादा करती है इसे। कौन सी जनजाति, बैगा जनजाति। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती। इसमें क्या होता है, जैसे आलू कर लिए, मक्का कर ली, केला कर लिया, शकरकंद कर ली, समझ में आ रही नहीं आ रही। तो अगर हम बात करें क्या ये पर्यावरण की दृष्टि से ठीक है खेती, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम वनों को काटते हो तब खेती करते हो, तो ये जैव विविधता की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो वियतनाम में इसे रेया कहते हैं, म्यांमार में इसे टंग्या कहते हैं, फिलीपींस में चेनजिन, मेडागास्कर में इस खेती का नाम ताबी है। स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते रहना, ठीक है ना। उसके बाद मध्य अफ्रीका क्षेत्र में इसका नाम मोसेलो है, पश्चिमी अफ्रीका में इसका नाम लोगोन है, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। मिल्पा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कई बार, इंपोर्टेंट लिखते रहा हूं लोग, इसमें हिम्मत है काट के दिखाए इस क्वेश्चन को। वेनेजुएला, इसे कोनुको बोलते हैं वेनेजुएला में, और ब्राजील में दोस्तों इसे रोका बोलते हैं। यहां भी इंपोर्टेंट लिख रहा हूं, दम है तो देखो इनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, जरूर मिलेगा आपके सामने। भारत में भी तो देख लें इसे कुछ कहते होंगे जरूर, भारत में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखो भारत में क्या बोलते हैं इसे, तो भारत में, उत्तर भारत में तो इसे झूम खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूम खेती, झूम बराबर झूम, तो झूम खेती बोलते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इसे बेवर, दाहिया, पेड़ा और डिम्पी, कितने नाम हुए देखो, याद करते करते परेशान हो जाओगे लेकिन बिल्कुल नहीं होने देंगे। बेवर, दाहिया, पेड़ा और डिम्पी ऐसे याद रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहते हैं, पोंडू, और केरल के और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में इसे कुमारी कहते हैं, कुमारी। राजस्थान में दोस्तों इसे बात्रा कहते हैं, और उड़ीसा में इसे कम्बन, बिंगा और धावी कहते हैं। याद रखना इस चीज को, कम्बन, बिंगा और धावी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बेरा खेती। तो बेरा होती है जैसे नदियों से, नदी के तट के किनारे बाढ़ आ जाती है, नहीं आ जाती कभी कभी, तो उस बाढ़ वाले क्षेत्र में ये खेती की जाती है। तो इसका नाम ढेर नदियारी खेती भी और कटोरा नमा खेती भी कहते हैं, ठीक है। नदियों के किनारे बाढ़ वाले क्षेत्र में ये की जाती है। जीवन निर्वाह खेती का मतलब होता है यहाँ पे ऐसी खेती की जाती है, बस एक परिवार अपने लिए ही अपनी जरूरत के हिसाब से खेती करे, बाजार में नहीं ले जाना,
ठीक है ना, इसमें अतिरेक का अभाव होता है, मतलब मैं सरप्लस इसमें प्रोडक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात तो ये है। जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होता, एक परिवार पल जाए बहुत है। एकीकृत कृषि का मतलब होता है इसमें स्थानीय संसाधनों का यूज किया जाता है, कम लागत, और ज्यादातर इसमें देसी खाद वगैरह जीवाश्म इसका यूज किया जाता है, और जो फसल का ही अवसाद होता है उसी को उसमें मिला करके बार बार उससे पुनर्चक्रण कर लेते हैं। तो इस चीज पर निर्भर होती है एकीकृत कृषि। उसके बाद दोस्तों गहन कृषि, मतलब जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां गहन कृषि की जाएगी, और जहां जनसंख्या ज्यादा होगी आपको पता है खेत का आकार छोटा होगा, तो छोटे से खेत पर कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए, विभिन्न खाद लगा करके, रासायनिक खाद वगैरह लगा करके, जुताई बुताई करके, या मशीन तो ज्यादा यूज नहीं की जाएगी क्योंकि खेत के आकार ही छोटे छोटे होंगे संघन कृषि में। तो बस संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में खेत का आकार छोटा, मशीनों का उपयोग नहीं होगा, अपेक्षाकृत कम होगा। कहां पे होंगे ये? जापान में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, कोरिया में, अमेरिका, फ्रांस, मानसूनी क्षेत्र जहां पर्याप्त वर्षा होती है। जनसंख्या ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है भाई, ये खेती होनी है, सिंपल सी बात। फिर वाणिज्यिक कृषि, बस यार व्यापार के लिए, वाणिज्यिक कृषि का मतलब क्या, व्यापार करिए ना, तो व्यापार के लिए कौन सी फसल करोगे जो नकदी देगी हमें? भाई गन्ना हमें नकदी देगा, मूंगफली हमें नकदी देगी, खा तो नहीं जाएंगे सब। कपास हमें क्या देगी? नकदी देगी। जूट हमें क्या देगा? नकदी देगा। तो ऐसी कृषि को हम क्या बोलते हैं? व्यापार कृषि बोलते हैं। देखो उसका उद्देश्य ही व्यापार होगा, सिंपल सी बात है भाई। ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य क्या होगा? व्यापार करना होगा। दक्षिणी अमेरिका में होगी, विकसित देशों में होगी, और हमारे यहाँ तो हरित क्रांति वाले जो क्षेत्र हैं तो वहां पर ये खेती बहुत ज्यादा होती है, हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, याद रखना इस चीज को। उसके बाद दोस्तों तो आज इतना ही, फिर अगली क्लास में इसके बाद कृषि का पार्ट लाएंगे। उम्मीद करता हूं रट लेना, ऐसे लेखपाल में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, जहां क्लास करा रहा हूं वहीं से बनने भाई, सीधी सीधी बात है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अगर अच्छी लगी तो, क्योंकि आप लापरवाही करते हैं इस चीज में। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।